नमस्कार विद्यार्थियों, नए सत्र में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। राजनीति विज्ञान में एमए फाइनल का 7वां प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून हम किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, प्रकृति और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जिनका अध्ययन हम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून की यदि हम बात करें तो ये वर्तमान में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान इसको दिया जा सकता है, इसने प्राप्त भी कर लिया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा जो यातायात एवं संचार के साधनों का विकास हुआ है, इस वजह से संपूर्ण देशों की भौगोलिक सीमाएं खत्म हो गई हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देश यानी सभी देश एक गांव के रूप में यानी भूमंडलीय गांव के रूप में रहने लगे हैं और यातायात के साधनों के अत्यधिक विकास के कारण आज हम विश्व में एक दूसरे के बहुत ही निकट आ गए हैं। किसी एक देश में घटने वाली घटना संपूर्ण विश्व में कितनी तेज़ी से फैलती है, ये हम सभी जानते हैं, और न केवल फैलती है वरन वे दूसरे देशों पर कितना प्रभाव डालती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इतना ही नहीं, प्रत्येक देशों की भौगोलिक सीमाएं समाप्त होने के साथ साथ एक व्यक्ति कभी भी दूसरे देश में जा सकता है और कोई भी देश अपनी सीमा को बांध नहीं सकता कि या प्रतिबंधित नहीं कर सकता जिससे कि दूसरे देशों के व्यक्ति आ जा नहीं सके। व्यापार की बात करें तो विदेशों से व्यापार की कड़ी इस आवश्यकता को और भी बढ़ा देती है कि एक राज्य का दूसरे राज्य से परस्पर संबंध बढ़ जाए। विश्व अर्थव्यवस्था में आए खुलेपन, आपसी जुड़ाव और परस्पर निर्भरता के फैलाव की प्रक्रिया के तेज विस्तार ने विश्व अर्थव्यवस्था में बदलाव ला दिए हैं। आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, प्राविधिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के कारण विभिन्न देशों के पारस्परिक संबंध इतने प्रगाढ़ हो गए हैं कि इस समय कोई भी सभ्य राष्ट्र दूसरे राज्यों से सर्वथा पृथक रहकर अपना जीवन यापन नहीं कर सकता और न ही किसी प्रकार की कोई उन्नति कर सकता है। तो राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता एक वो सच्चाई है जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। जिस प्रकार मनुष्य अपने क्रियाकलापों को नियमित करने वाले कानूनों तथा परंपराओं के बिना समाज में जीवन यापन नहीं कर सकता, उसी प्रकार एक राष्ट्र भी अपने आचरण को नियमित करने वाली परंपराओं और रूढ़ियों के बिना परस्पर संसर्ग स्थापित नहीं कर सकता। और जिस तरह एक राज्य के नागरिकों के आपसी संबंध और व्यवहार उस राज्य के देशी या राष्ट्रीय कानून से नियंत्रित होते हैं, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न राज्यों के जो आपस में संबंध है, उनका नियमन अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा होना चाहिए। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन हालांकि बिल्कुल सारहीन समझा जाता था, क्योंकि इस विषय के अस्तित्व या सत्ता में संदेह प्रकट किया जाता था। सन 1907 में जब अंतर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न पहलुओं पर नियमों के निर्माण के लिए दूसरा हेग सम्मेलन बुलाया गया, तो पश्चिम देशों के कतिपय उच्च सैनिक अधिकारियों ने इस विषय के बारे में यह मंतव्य प्रकट किया कि तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रोफेसरों तथा किताबी कीड़ों के दिमाग की उपज है। इन नियमों से वे स्थल एवं जल सेनाओं के सेनाध्यक्षों
को कुछ कार्य करने से रोकना चाहते हैं। ऐसे नियम बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि इनका पालन कराने वाली कोई राजनीतिक सत्ता या शक्ति नहीं है। अर्थात उनका ये मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कोई कानून नहीं है और ना ही इसके द्वारा विभिन्न देशों का नियमन हो सकता है या व्यवस्थाएं की जा सकती है विभिन्न देशों के आपसी संबंधों के बारे में। लेकिन धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय कानून की सत्ता को स्वीकार किया जाने लगा और इसका अध्ययन और पालन भी आवश्यक समझा जाने लगा। संसार ने 2 विश्व युद्ध भी देखे और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अराजकता के दुष्परिणामों को सुस्पष्ट करते हुए इसमें कानून की प्रतिष्ठा बढ़ाने और इसके पालन की अनिवार्यता पर बहुत अधिक बल दिया। इस समय मनुष्य के लिए संताप और चिंता सबसे बड़ा विषय है कि जैसा कि गोर्की ने कहा कि आकाश में पक्षियों की तरह उड़ सकता है, समुद्र में मछलियों की तरह तैर सकता है, किंतु यह नहीं जानता कि पृथ्वी पर कैसे रहना चाहिए। तो विश्व विध्वंसकारी अणुबमों तथा प्रलयंकर प्रक्षेपणास्त्रों की विभीषिका अब उसे बाधित करने लगी कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून की सत्ता को स्वीकार करे और इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाए, इसका पालन सभी राज्यों के लिए अनिवार्य समझा जाए और इसकी अवहेलना उपेक्षा की दृष्टि से देखी जाए। तो वर्तमान में यदि हम इस विषय के बारे में चर्चा करें तो पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन को आवश्यक समझता है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का होना बहुत ज़रूरी है, उनका पालन करना भी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा कभी भी विध्वंस हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की महत्ता और इसकी आवश्यकता क्यों समझी जाती है, इसके पीछे कई कारण हम देख सकते हैं, जैसे अराजकता से बचाव। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि मानव को पारस्परिक संगठन बनाने के लिए अथवा राष्ट्र के रूप में संगठित होने के लिए आपस में पारस्परिक व्यवहार के लिए कुछ नियमों का निर्माण करना पड़ता है और उन नियमों का पालन करना पड़ता है, वरना अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अव्यवस्था, अशांति, अराजकता तथा अनिश्चिततापूर्ण परिस्थितियों के समाधान के लिए अनेक प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन विशेष रूप से महत्व रखता है। शक्ति संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिसीमित करना भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष की राजनीति है। शक्ति संघर्ष की इस राजनीति में छोटे एवं बड़े राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिबंध द्वारा सीमित दायरे में रखा जाता है, चाहे छोटा राज्य हो अथवा बड़ा। किसी भी कार्यकलाप को करने से पहले यह विचार कर लेता है कि क्या उसकी नीतियों में अंतर्राष्ट्रीय कानून की उपेक्षा तो नहीं हो रही है। तो इस तरह से राज्यों के आपसी व्यवहार को अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है और एक दूसरे में संतुलन बनाए रखा जाता है। विश्व शांति का आधार तैयार करना महत्वपूर्ण कार्य है अंतर्राष्ट्रीय कानून का, जिसकी वर्तमान में बहुत अधिक आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा राष्ट्रों के व्यवहार हेतु सामान्य नियमों का सार्वभौमिक निर्धारण किया जाता है। यदि विश्व के समस्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का समान भाव से आदर करने लग जाएं, तो राज्यों के बीच होने वाले मतभेदों एवं संघर्षों को टाला जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून एक ऐसे विश्व का निर्माण करने का साधन हो सकता है जिसमें संघर्षों के बजाय सहयोग का प्राबल्य हो। फिर है विश्व सरकार की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करना। विश्व सरकार के द्वारा ही विश्व शांति की स्थापना की जा सकती है, ये हम सभी जानते हैं। जब तक राष्ट्रों में उग्र राष्ट्रीयता एवं संप्रभुता की भावना विद्यमान रहेगी, विश्व सरकार एक सपना ही बना रहेगा। किंतु यदि
अंतर्राष्ट्रीय कानून की पर्याप्त रचना की जाए और विभिन्न राज्यों में इसके प्रयोग के लाभों का समुचित प्रसार किया जाए तो राज्य सहज में इसका प्रयोग करने लग जाएंगे। उग्र संप्रभुता, जिसका अंततोगत्वा परिणाम युद्ध होता है, निश्चित रूप से उसका परित्याग होगा और निकट भविष्य में विश्व सरकार की धारणा की पूर्ति की जा सकेगी। आणविक तथा संहारक शस्त्रों से सुरक्षा करना भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा ही संभव है, क्योंकि विश्व की जितनी भी महान शक्तियां हैं वो संहारक शस्त्रों के निर्माण की भयानक प्रतिस्पर्धा में चल रही है। तो इन सभी के बीच में और इन सभी को इन शस्त्रों से सुरक्षा प्रदान करना, पूरे विश्व को सुरक्षा प्रदान करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा ही संभव है। और युद्धों का यदि न्यायपूर्ण संचालन किया जाए तो वो उसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय कानून अत्यंत आवश्यक है। छोटे बड़े जितने भी मतभेद हैं उनको लेकर व्यक्तियों में संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उपरांत भी विभिन्न राज्यों के मध्य अपने अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर कई बार बहुत ही उग्र मतभेद पैदा हो जाते हैं और युद्ध आरंभ भी हो जाते हैं। तो अभी वह स्थिति नहीं आई है कि युद्धों का समूल परित्याग हो जाए। विभिन्न राज्यों के मध्य चलने वाले युद्धों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा व्यावहारिकता प्रदान की जाती है। फिर जैसे हम इसे इस रूप में भी ले सकते हैं कि राष्ट्रों के मध्य आर्थिक और व्यावसायिक क्रियाकलापों का संचालन, वैज्ञानिक आविष्कार, यातायात एवं संचार के साधनों की बहुत उन्नति, ये सब विभिन्न देशों के संबंध एक दूसरे के साथ प्रगाढ़ कर रहे हैं और एक दूसरे पर निर्भरता भी बढ़ रही है। आर्थिक, व्यापारिक, प्राविधिक, शैक्षणिक, राजनीतिक आवश्यकताओं के कारण विभिन्न देशों के पारस्परिक संबंध इतने प्रगाढ़ हो रहे हैं कि इस समय कोई भी सभ्य राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों से सर्वथा पृथक रहकर न तो किसी प्रकार की उन्नति कर सकता है और न ही अपना संपूर्ण विकास कर सकता है। तो आज जितने भी छोटे बड़े सभी राज्य आपसी लेन देन और आदान प्रदान द्वारा ही अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं और राज्यों के बीच व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इन सभी स्थितियों को सुविधापूर्वक संचालन अंतर्राष्ट्रीय विधि के अभाव में संभव नहीं है। कूटनीतिक गतिविधियों का संचालन या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कार्य को सरल बनाना, ये वो सभी कार्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा ही किए जाते हैं। कई बार तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और पंच निर्णय द्वारा जितने भी विवादों का समाधान किया जाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्वीकृत सिद्धांत ही होते हैं। साइबर क्राइम के बारे में हम सभी जानते हैं कि किस तरह से उसके बारे में वर्तमान में साइबर अपराध हो रहे हैं। इन सब से पूरे विश्व को बचाने का कार्य भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा किया जाता है। इस बारे में कानून बनाने को लेकर समस्या तो और भी जटिल है, क्योंकि इस तरह के अपराध किसी एक राज्य या देश की सीमा में नहीं होते हैं। इन अपराधों को कहीं भी यानी किसी भी देश प्रदेश की सीमा में बैठकर उसी प्रदेश या देश या विश्व के किसी अन्य देश या प्रदेश की सीमा में किया जा सकता है। तो साइबर अपराध या कंप्यूटर अपराधों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक कंप्यूटर के साथ किए जाने वाले अपराध और दूसरे कंप्यूटर के जरिए किए जाने वाले अपराध। व्यापार के लिए उपलब्ध जानकारियों की चोरी, क्रेडिट कार्ड आदि के उपयोग के समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर जालसाजी, हेरा फेरी साइबर या कंप्यूटर अपराध में आते हैं और वर्तमान में साइबर क्राइम बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, ये हम सभी जानते हैं। तो ये सब वो तमाम बातें हैं या महत्वपूर्ण तर्क जिसे हम कह सकते हैं, जिसके आधार पर हमें ये लगता है कि कहीं अगला युद्ध ना हो जाए या अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का होना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।